कर रखे, इनको एक बार अवसर दे रहा हूँ। रेडमी संजय कुमार झा जी जो है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हम तो मीटिंग सुनने के लिए बैठे हैं सर। जय आरसीएम। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों, आज की मीटिंग का एक बड़ा हिस्सा है संकेत जैन जी के द्वारा एक ऐसी ट्रेनिंग हमें दी जाएगी जो विजुअलाइजेशन पर आधारित है। एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। एक ऐसे ट्रेनर हैं वो जिन्होंने छोटी सी उम्र में 3 किताबें लिखी हैं। चौथी किताब उन्होंने जो है ना, 3 किताबें तो लिखी हैं अपने सीए के कोर्स के लिए, और चौथी किताब उन्होंने लिखी है, वो लिखी है एक रहस्य आपके अंदर। वो बड़ी चीज है, और जो रहस्य आपके अंदर है वो हम सबको पढ़नी चाहिए। बहुत गहराई से उसमें समझाया गया है कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। आज के इस मीटिंग के बारे में जब तक सर वापिस नहीं आते हैं, मैं हमारे बीच में है सिकंदर जी, मैं सिकंदर जी को इनवाइट करूं। हेलो सिकंदर जी, क्या मेरी आवाज सुन? यस सर सर जाते हैं। बहुत बहुत बधाई जितेंद्र सर। आइए। बहुत बड़ी तैयारी जितेंद्र सर, आपको बहुत बधाई। आप सुबह 5 बजे से ही शुरुआत हो जाते हैं, 4:45 बजे से ही, और तो एकदम पूरे जबरदस्त एक्टिव रहते हैं। मैं सर बताना चाहता हूं कि आज जो प्रोग्राम हो रही है, हिंदुस्तान का टॉप विनर ग्रुप में प्रोग्राम है सर। इस प्रोग्राम से दिल्ली चलो बिहार यूपी का जो नारा है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। 20 तारीख के जो प्रोग्राम है बिहार में, बहुत बड़ा जो प्रोग्राम फंक्शन हो रहा है गुरुदेव विशेष सर का, उसका बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। और भिलवाड़ा चलो रॉयल्टी बहुत ज्यादा संख्या में कैसे बनेगा, टेक्निकल कैसे बनेगा, वाइटल डायमंड, जैसे कि सबसे बड़ा जो हिंदुस्तान का सबसे पवित्र जगह मानने वाला सबसे खूबसूरत जगह का जो ओपनिंग हो रहा है 12 फरवरी को सर, ऐतिहासिक में नाम उसका होने वाला है दर्ज। बहुत बड़ा जो मैंने कल्पना कर सकते हैं, जैसे घर का गृह प्रवेश होता है तो पूरे घर का माहौल पूरे रहता है, उसी तरह मेरा हिंदुस्तान का सबसे पवित्र जगह जहां से लाखों लोगों का जीवन बदलने का, करोड़ों जीवन बदलने का काम हुआ है, उसका गृह प्रवेश मानिए, समझिए आरसीएम वंडरपाल का एक एजुकेशन मानिए। उसका जो हम सबको 12 तारीख को डेट मिला, 12 फरवरी को इंडिया का हर एक जगह से आ रहे हैं, लेकिन हम सबको जो मिला बिहार यूपी का वो मिला है 11 तारीख को, 11 फरवरी को उसका टिकट पटना से 9 तारीख कटेगा। उसी बीच में आज सिकंदर जी को गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं, विजय गुरुदेव जी। हाँ सिकंदर जी, थैंक यू वेरी मच। और सिकंदर सर, हम लोग है ना, टाइम अपने पास होने वाला है, तो गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं। और जैसे ही बीसी जी और या संकेत जी हमारे बीच में आ जाए तो प्लीज मेरे को एक बार बता देना। जितेंद्र सर, आप मैं आपको होस्ट बना दूं? नहीं, अभी एक बार है ना वो बता देना। आप बना दोगे तो मुझे आपको लोकल बना दो सर, मैं आपको को होस्ट बना दूंगा फिर। हाँ, एक सेकंड ये प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। हाँ, सब लोगों को मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान दें, जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो कृपया अपने नाम से पहले अपना पिन लेवल लगा दें। जो स्टार रूबी एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, कम से कम यहाँ तक के लोग तो जरूर, क्योंकि बीच में जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से आप बात करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बीसीजी भी हमारे बीच में एक छोटा सा मैसेज के लिए आएंगे। और जी हाँ, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ सर एक बार। हाँ, यस सर। Just hold. यस सर, बना दिया मैंने। हाँ यस सर, अब आप चालू करो, और वो यूट्यूब पे भी आप कर लेना सर। जी हाँ, तो आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उसके कारण क्या है, एक चीज मैं आपको बता चुका, एक पार्ट की भी कल जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें सब लोगों को हिस्सा लेना है।
और उसकी डिटेल वीडियो आपको मिल गई और शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। वो मैं शूट कर चुका हूँ, एडिटिंग पे चली हुई है, वो आपको कल संभवतः मिल जाएगी। और बिल्कुल आसान सा है, अगर आप डायमंड क्लब करेंगे 15,000 परचेज वॉल्यूम दिसंबर तक करेंगे तो उसमें आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। और 2,500 परचेज वॉल्यूम यानी 7,500 दिसंबर तक करते हैं तो आपको लकी ड्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो ये ऑप्शन है। इसके अलावा वो कैसे आसानी से हो, वो हमारा एक उद्देश्य है। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, और उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन एक प्रोडक्ट मिरेकल प्रोडक्ट है हमारे पास, जो जादुई प्रोडक्ट है, और वो सिर्फ हमारे ही पास है, और वो बहुत सस्ता भी है, बहुत बढ़िया भी है। उसकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि उससे आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हैं, और वो है गामा ओरिजिनल। जी संकेत जी, विशेष जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। ओके, हैंड रेज कर देना। हाँ, तो वो विशेष जानकारी आज आपको मिलेगी। ये ट्रेनिंग की पूरी सीरीज चलेगी, 7 दिन अलग अलग डेट आपको मिल जाएंगी। तो वो 20 मिनट का आपके बीच में प्रोग्राम रहेगा, और एक विजुअलाइजेशन का प्रोग्राम आज है, जो एक शानदार ट्रेनर है, उनकी इस ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया था, और रेगुलर लगभग हमारे बीच में आते रहते हैं। सुबह का एक सेशन होता है 5:15 बजे, जिसको जितेंद्र शर्मा जी लेते हैं, योगा का सेशन। हम लोग योगा करते हैं, और योगा के बाद 6 बजे जो है कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें कोई भी सीनियर लीडर होता है। कभी मैं भी आया हूँ, उसमें बीसी छाबड़ा जी भी रहते हैं, तो संकेत जी उसमें काफी बार ट्रेनिंग देते हैं। तो उनका एक टॉपिक मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और वो है विजुअलाइजेशन का, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हो तभी उसको एक्चुअलाइज कर सकते हो। तो ये हमारे सर संकेत जैन जी को होस्ट बनाइए प्लीज। अच्छा, मुझे ही बनाना, ठीक है सर, 1 मिनट। हाँ, होस्ट नहीं बना पाएगा सर। 1 मिनट सर। संकेत जी, जी सर। तो आज संकेत जी भी हमारे बीच में आ गए, और लगभग 20-25 मिनट का उनका टॉपिक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करोगे तभी उसको एक्चुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि पहली चीज वो विजुअलाइजेशन। दुनिया का सबसे बड़ी लंबी ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो बनी, वो ऐसे ही नहीं बन गई, पहले उसको विजुअलाइज किया गया, फिर उसके ऊपर प्लानिंग हुई, फिर एक्शन हुआ, तब उसको एक्चुअलाइज में लाया गया। तो इसी तरीके से आपको डायमंड बनना है, और हमारे सामने एक एनिवर्सरी प्रोग्राम आ रहा है नवंबर का। तो उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में किस तरीके से आके या ना आके उसको कैसे आप फील कर सकते हैं, कैसे उसका बड़ा से बड़ा फायदा ले सकते हैं, और आपके बड़े ड्रीम्स को कैसे आप विजुअलाइज करोगे ताकि वो किस तरीके से एक्चुअलाइज हो जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग संकेत जी की बहुत शानदार ट्रेनिंग है, मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने डिसीजन लिया कि अपने सारे लोगों के पास वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आज स्पेशल ये टाइम लिया है। और उसके बाद हमारे बीच में सौंदर्य भारती जी आएंगी, जो एक मिरेकल प्रोडक्ट हमारे बीच में है, उसकी नॉलेज हमें होनी ही चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके बिजनेस में भी मिरेकल कर सकता है। तो पहले तो विजुअलाइजेशन के ऊपर जो ट्रेनिंग है, एक शानदार ट्रेनिंग, हमारा सौभाग्य कि वो हमारे बीच में बहुत बिजी होने के बावजूद भी, इस समय वो भोपाल में है, और बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट स्वीकार की। और मैं आमंत्रित करता हूं ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट संकेत जी को, उसके बाद बीसी जी भी हमारे बीच में आएंगे। तो संकेत जी, वेलकम इन विनर्स टीम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले तो मुझे जितेंद्र सर दिख रहे हैं, सिकंदर सर दिख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह की मीटिंग में आ गया हूँ, सुबह जो मिरेकल मॉर्निंग का सेशन होता है। पर चलिए, बहुत शानदार आज का जो एजेंडा है, आज की जो मीटिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बहुत ही काम की मीटिंग है। और क्योंकि एनिवर्सरी हमारे बहुत करीब है, तो उसके लिए तो हमें समझना चाहिए कि वहां जाना है तो हमें किस प्रोग्रामिंग के साथ में जाना है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? क्योंकि आज थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं कि मैं आपको क्लियरली शायद नहीं दिखाई दे रहा हूँ, इंटरनेट के थोड़े इशू हो, मेरी आवाज में इतनी क्लैरिटी नहीं हो, क्योंकि मैं भोपाल से यहाँ पर नेचुरोपैथी कैंप में आया हुआ हूँ, और यहीं से आपके बीच में मौजूद हूँ। तो सब कुछ ठीक है सर? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आवाज भी आ रही है, और आपका ये स्क्रीन भी शेयर होना शुरू हो गया है। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सही चल रहा है सर, बहुत। तो आज का, जैसा मैंने बताया कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी सबसे पहले अपने हैंड्स को, डिजिटल हैंड जो आपने अगर रेस किए हुए तो लोअर कर दीजिए।
और आज का जो टॉपिक है वो है मिशन एनिवर्सरी का। देखिए, इस बात को मैं कुछ इस तरीके से कहता हूं कि अभी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, 22वीं। पर जब आपको 22वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जाना है तो आपको 22वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को नहीं देखना है, आपको देखना है 23वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को। देखिए, ये हम इंटरैक्टिव सेशन रखने वाले हैं, आपसे मैं कुछ सवाल करने वाला हूं, आपको उसके जवाब देने होंगे और आपको थोड़ा फिजियोलॉजी इन्वॉल्व करना होगा, यानी कि अपने शरीर को इसमें आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैं कुछ एक्टिविटीज आपको कराते रहूंगा। जितना ज्यादा हम अपनी बॉडी को यूज करेंगे उतना जल्दी हम लोग ये इस बात को सीख पाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल हैंड को नहीं यूज करना है, एक्चुअल हैंड को यूज करना है। मुझे आप दिखाई दे जाएंगे। देखिए, जो आज की प्रोग्राम है मिशन एनिवर्सरी, यानी कि हम अपनी सक्सेस को एडवांस में कैसे विजुअलाइज करें, ये क्या तरीका है चमत्कारी जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 23वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कैसी रही। तो अगर आप तैयार हैं तो अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए। अगर आप तैयार हैं तो अपने दोनों हाथों को एक बार उठाएं। मुझे हाथ उठते हुए दिख नहीं रहे, दोनों हाथों को उठाएं। एक बार किस कीजिए अपने राइट गाल पे, एक बार लेफ्ट गाल पे, फ्लाइंग किस दे दीजिए, वर्चुअल हग लगा लीजिए और तैयार है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी अपने डिजिटल हैंड्स को लोअर रखिए, डिजिटल हैंड्स को उठाने की जरूरत नहीं है, लोअर ही रखिए। ठीक है, मिशन एनिवर्सरी पे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो मेरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, तैयार हैं आप जवाब देने के लिए? वो यह है कि क्या ऊपर वाला बैठकर हमारा भाग्य लिखता है? क्या हमारा भाग्य ऊपर वाला बैठकर लिखता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए हाँ या ना। आपको क्या लगता है, क्या ऊपर वाला बैठकर हमारे भाग्य को लिखता है, हाँ या ना? जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब लिखकर भेजिए। मुझ तक जवाब आ रहे हैं नो। नो, क्या बात है, सभी ने मेरी ट्रेनिंग्स पहले अटेंड करी हुई है क्या? सभी कह रहे हैं नो, कोई भी यस वाला नहीं है। देखिए, ऊपर वाला हमारे भाग्य को बैठकर नहीं लिखता है और उसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, अगर ऊपर वाला भी अगर ऊपर बैठकर हमारे भाग्य को ही लिखेगा तो उसको ऊपर वाला बनने का तो मजा ही नहीं आया। भाई सोचिए कि अगर मुझे ऊपर वाला बना दिया जाए या आपको ऊपर वाला बना दिया जाए और उसके बाद आपको एक जिम्मेदारी दे दे कि तुम्हें सबका भाग्य लिखना है, तो ऊपर वाला बनने का तो कोई मजा ही नहीं आया। तो इसलिए उन्होंने भी इस जिम्मेदारी को छोड़ दिया कि मैं अब सबके भाग्य को नहीं लिख सकता, और उन्होंने इस शक्ति को आपको ही देने का फैसला कर लिया। पर साथ में एक शर्त यह कि शक्तियां इतनी आसानी से नहीं दी जाएगी। आसानी से दे देंगे तो उसका आपको इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। तो आसानी से नहीं देने के लिए पहले सवाल है कि कहां छुपाएं। तो किसी ने कहा आसमान में छुपा दो, तो किसी और ने कहा कि आसमान में अगर आप छुपाओगे तो इंसान तो बहुत आसानी से आसमान तक जा चुका है, अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, वो तो ढूंढ निकालेगा, तो वहां नहीं छुपाना है। तो कहां छुपाए? जमीन में गाड़ दें तो जमीन को खोद कर भी अंदर जा सकता है आदमी, तो वहां भी नहीं छुपाना है। तो ऐसी जगह पे छुपाते हैं जहां पर इंसान हर जगह ढूंढ लेगा पर वहां नहीं ढूंढेगा। इसलिए जवाब मिला कि आप मनुष्य की शक्तियों को मनुष्य के भीतर में ही छुपा दीजिए। तो इसलिए सारी शक्तियों को हमारे मन के अंदर छुपा दी। अब देखिए, अगर मैं आपको किताब दे दूं, आपको पढ़ना भी आता है, समझना भी आता है, और आप मुझे ही कहो कि यार इस किताब को पढ़ के आप ही समझा दो, तो मजा नहीं आएगा। अब शक्तियां क्यों? भाग्य ऊपर वाला बैठकर नहीं लिखता, आप ही अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर। और स्वामी विवेकानंद जी भी तो यही कहते हैं, उठो, मजबूत बनो, है ना, सारी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लो और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे प्रकृति के दो अहम सिद्धांत मौजूद है। पहला नियम यह है कि यहां पर वर्क करता है माइंड पावर, यानी कि हमारे मन के अंदर असीम शक्तियां मौजूद है। अब इसका हम उपयोग कर सकते हैं, पर आज तक हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमें पता ही नहीं था। अब देखिए, अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदें तो वॉशिंग मशीन के साथ में आप मैनुअल भी लेंगे, यार इसे समझा तो चलाना कैसे है। अगर आप माइक्रोवेव खरीदेंगे तो पूछेंगे इसका मैनुअल का है, पढ़ के समझे तो सही, चलाना कैसे है।
यहाँ तक कि आप मिक्सर ग्राइंडर खरीदेंगे तो उसका भी मैनुअल लेंगे। अब देखिए ऊपर वाले ने हमें भेजा तो भेजा, और भेजे में भेजा भी भेजा, पर भेजा तो भेज दिया, पर उसको कैसे उपयोग में लेना ये नहीं बताया। हमें उसका कोई मैनुअल नहीं दिया, इसलिए हम मन की शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। पर माइंड पावर है। और दूसरी जो अहम सिद्धांत है प्रकृति का, वो है लॉ ऑफ टू क्रिएशन। लॉ ऑफ टू क्रिएशन कहता है कि किसी भी सफलता का निर्माण 2 बार में ही होता है। पहले आपके मन के अंदर होगा, उसके बाद में बाहर होगा। यानी कि इसको कहते हैं पहले क्रिएटिव प्रोसेस होगा मन के अंदर में, बाद में एक्चुअल प्रोसेस होगा बाहर में। अब देखिए, अगर जमीन पर आप आर्किटेक्ट को ले जाएं और कहें कि ये जमीन है, इस पे मुझे घर बनाना है, तो वो सीधे तो घर बनाने नहीं लग जाएगा। पहले सोचेगा कि इस पर घर बनेगा तो कैसा दिखाई देगा, उसके हिसाब से एक नक्शा तैयार करेगा और वो नक्शे के हिसाब से घर बनेगा। वहीं पे अगर किसी संगीतकार की बात करें तो वो सीधे धुन नहीं बजाने लग जाएगा, पहले धुन उसके मन में बजेगी और फिर वो बजाएगा यंत्र पे और आपको सुनाएगा। वैसे ही अगर आपको है तो आप देख रहे हो पत्थर, पर मूर्तिकार को पत्थर नहीं दिखाई देता, उसे दिखाई देती है उसमें छिपी हुई मूर्ति की कैसे मैं इस पत्थर को तोड़ के इसमें से एक शानदार मूर्ति का निर्माण कर सकता हूं। और ये सब कुछ सिर्फ नजरिए का ही फर्क है। और आप बखूबी ढंग से जानते हैं कि नजरिया बदल जाएगा तो नजारा बदल जाएगा। तो हमें 2 सिद्धांत को समझना है, पहला है माइंड पावर और दूसरा है लॉ ऑफ टू क्रिएशन, जिसके हिसाब से अब मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा। आप जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, सबसे बड़ी स्टैच्यू है। क्या इसे भगवान ने बनाया या फिर इंसान ने बनाया? इसे बनाने वाले भगवान है या इंसान है? जल्दी से लिखकर बताइए चैट बॉक्स में, भगवान या फिर इंसान। कम ऑन जल्दी, भगवान या इंसान? अरे इंसान ने क्या? और ताजमहल किसने बनाया, भगवान ने या इंसान ने? मैन मेड, सभी इंसान बना रहे। बुर्ज खलीफा का भी सर ने एग्जांपल लिया था, विजय सर ने, कि बुर्ज खलीफा किसने बनाया, इंसान ने बनाया। यानी कि अब ये सारी शक्तियां आपके पास में है, जिससे आप पहले मन के अंदर इसे बना के और बाद में बाहर में बना सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मन के अंदर कैसे काम करें ताकि बाहर में काम होने लग जाए, ये सीखना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस सेशन के अंदर हम सीखते हैं कि मन के अंदर कैसे काम किया जाता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि सभी तरह की सफलता का निर्माण 2 बार में ही होता है, एक भीतर में और बाद में बाहर में। अब सवाल ये आता है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में अच्छी पुस्तकें, शक्तिशाली संगत, रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग्स आपको देखनी चाहिए। आपने तो कई सारी ट्रेनिंग्स आज तक अटेंड करी है, आपने बड़े से बड़े स्पीकर को सुना है, आपने इंफॉर्मेशनल ट्रेनिंग ली है, मोटिवेशनल ट्रेनिंग ली है, एजुकेशनल ट्रेनिंग ली है, और ये सभी तरह की ट्रेनिंग्स जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप मोटिवेशन की, आपको इंफॉर्मेशन की लगातार बहुत जरूरत है, और आपने बखूबी ढंग से इसे देखा भी है, इन ट्रेनिंग्स को अटेंड भी किया है। पर एक और तरह की ट्रेनिंग होती है ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग। देखिए इसे समझने के लिए एक बहुत साधारण सा उदाहरण आपको देता हूं कि हमारे घर में, पुराने जमाने के घरों में, आजकल तो नहीं होते, तो घरों में कुआं भी होता था और टंकी भी होती थी। पानी का कुआं भी है, पानी की टंकी भी है। अब ये पानी की टंकी में जब हम पानी भरते हैं, पानी फिर से भरना पड़ता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है कि हम उपयोग में लेंगे, टंकी खाली हो जाएगी और पानी फिर से भरना पड़ेगा। पर साथ में घर में एक कुआं भी होता था जिसे हमें भरने की आवश्यकता नहीं होती थी। कुआं वो चीज होता है जिसमें पानी भरना नहीं पड़ता, इसमें अंदर में से ही पानी निकलता है। यानी कि इस तरह से समझिए कि आपके दिमाग के अंदर 2 टंकियां हैं, 2 चीजें हैं, एक टंकी है और एक कुआं। टंकी को भरने के लिए, जिससे हम पानी का उपयोग में ले सकते हैं, उसके लिए आपको मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन सब कुछ चाहिए। पर अगर आपको चाहिए कि मेरे अंदर से भी एक प्रेरणा का स्रोत निकल जाए, अंदर में ही एक कुआं खुद जाए, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग्स आपको देखनी पड़ेगी। और देखिए सच्चा गुरु तो वही होता है जो आपको एक ऐसे मुकाम पर ले आए जहां पर आपको अब उस गुरु की आवश्यकता हो ही ना, वो आपको इंडिपेंडेंट बना देता है।
और इसके लिए आपको अपने एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन को समर्पित होकर अपने जीवन को बदलने के लिए अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर दीजिए, वो आपका पूरा जीवन बदल देंगे। तो हमारे एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन यहीं पर मौजूद है, विजय विरोधिया सर, तो एक बार उन्हें वर्चुअल हक दे दीजिए, वर्चुअल हक दे दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया सर। तो एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन को, अपने जीवन को हम समर्पित होकर अपना जीवन बदल सकते हैं। अब देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि आपको अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, आपको अपने जीवन में धन भी कमाना है, आपको मजबूत रिश्ते भी चाहिए, ऐसा काम भी करना है जिसे करने में मजा आ जाए, मन की शांति मिल जाए, बढ़िया गाड़ी हो जाए, एक शानदार बंगला हो जाए, नाम कमा ले, पावर कमा ले, और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर इतना सब कुछ चाहिए तो देखिए, मैंने तो आज तक यही देखा है कि लोग धन कमाने के पीछे अपनी सेहत को खो देते हैं, लोग धन कमाने के पीछे रिश्तों को मजबूत नहीं रख पाते, रिश्ते खो देते हैं। तो फिर हम ये सब कुछ चाहते हैं, और सब कुछ जीवन में चाहना कोई गलत बात नहीं है। आपके जीवन में संतुलन तो तभी आएगा जब आप इन सभी चीजों को हासिल करेंगे। पर करें कैसे? लोग कहते हैं कि आपके हाथों में सारे लड्डू नहीं हो सकते, मैं कहता हूं सारे लड्डू चाहिए, तो हासिल करें कैसे? हासिल करने का बहुत सीधा सा तरीका है कि जब हम इस एनिवर्सरी के अंदर जाएंगे तो हमें कुछ सीखना है, कुछ करना है, ठीक है। अभी देखिए, ये सब कुछ हम अपने जीवन में चाहते हैं, पर आज क्योंकि मिशन एनिवर्सरी के ऊपर बात कर रहे हैं जिसमें हम अपनी सक्सेस को अपनी एडवांस में करने वाले, तो मैं करने वाला हूं आपके मनपसंद। आज तक आप जब एनिवर्सरी में गए तो आप सिर्फ देख सुनने के लिए जा रहे थे, सिर्फ नॉलेज के लिए जा रहे थे, पर अब ऐसा नहीं करना है। अब जब आप एनिवर्सरी के अंदर जाएंगे तो सपने देखने के लिए जाना है, अपना क्लियर लक्ष्य बनाने के लिए जाना है, और अपनी सफलता की मानसिक तैयारी करने के लिए जाना है। कैसा कर सकते हैं ये? इसका एक बहुत सिंपल तरीका है कि आपको अपनी मनपसंद की पिन से सगाई करनी है। क्या करनी है? सगाई करनी है। मतलब कि अंगूठी पहनानी है क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर अंगूठी पहनाकर सगाई नहीं होती है, इसकी प्रक्रिया अलग है, उस बारे में भी आपको बताने वाला हूं। पर पहले एक सवाल आ रहा है मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पर मुझे एमरल्ड की भी पिन दिखाई दे रही है, स्टार एमरल्ड भी दिख रहा है, वहां से लेकर मुझे डायमंड तक की पिनें दिखाई दे रही है। जब डायमंड की दिख रही है तो मुझे एमरल्ड क्यों दिखा रहे हो आप? मेरे मनपसंद की पिन तो डायमंड है, तो मैं एमरल्ड को क्यों चुनूं? तो देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। कान को जरा पास में लाइए, कान को पास में लाइए, आपके कान में एक शानदार बात कहता हूं। देखिए, कटरीना से तो हर कोई शादी करना चाहता है, पर हर किसी की होती नहीं है। कटरीना से तो हर कोई शादी करना चाहता है, पर हर कोई नहीं कर पाता। मतलब कि वो ही कर पाता है जिसके मन में ये विश्वास हो जाए कि मेरी सगाई कटरीना से हो गई तो शादी पक्की है, ठीक है ना। मतलब कि आप जब सगाई कर लेंगे तो शादी पक्की हो जाएगी। अच्छा, आप सभी लोगों की कितनी शादियां हुई है? कितनी शादियां हुई है? एक ही हुई ना? कुछ मुझे ऐसा आवाज आ रही कहीं से कि सर एक से ज्यादा कर लेते तो इतना हम झेल नहीं पाते। देखिए, एक शादी आपकी हुई, पर वो शादी के पहले आपकी सगाई हुई, और सगाई से शादी के बीच का जो समय था तब आपकी सबसे ज्यादा बातचीत हुई होगी। तब आपने सबसे ज्यादा विजुअलाइज किया कि हाँ, यही मेरी जीवन साथी है। इतनी बातें तो शादी के बाद भी नहीं हुई। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर सगाई हो जाती है तो शादी पक्की अपने आप ही हो जाती है। किसी के मन में ये सवाल कभी नहीं आता कि अरे मेरी शादी टूट गई तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरी सगाई टूट गई तो मैं क्या करूंगा। कोई ये नहीं सोचता। यानी कि सगाई कर ली तो शादी पक्की। अब बस हमारी मनपसंद की पिन से हम सगाई कर लेंगे तो शादी पक्की हो जाएगी। अभी शादी करनी कैसे है? अंगूठी पहना के तो नहीं होती है। प्रक्रिया क्या है? पर उसके पहले एक बहुत काम का जवाब आपको मैं दे रहा हूं कि यहां पर आप एक से ज्यादा बार सगाई और शादी कर सकते हैं, यहां पर अनुमति है। यानी कि अगर आप जिस पिन के साथ में अपने आप को विजुअलाइज कर पाए कि हाँ, मेरी इससे सगाई हो रही है और इससे सगाई कर ली तो शादी पक्की, उसके साथ पहले शादी कर लीजिए। और जैसे ही आपकी शादी उससे हो जाती है, अब आप दूसरी पिन से करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। सिर्फ ध्यान इतना सा रखना है कि एक समय पे एक से ही सगाई करना है। उससे कर ली शादी पक्की। और शादी कितने दिनों में हो जाती है? देखिए, सगाई करने के 2 महीने के बाद,
5 महीने के बाद, 6 महीने, 8 महीने, अरे 1 साल के अंदर अंदर तो शादी हो ही जाती है। इसका मतलब यह है कि ये 22वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तक अगर आपने अपनी पिन से सगाई कर ली और पूरे 1 साल के अंदर ये विश्वास रख लिया कि हाँ इससे मेरी सगाई हो गई है तो मेरी शादी इससे होगी, जरूर बिल्कुल होगी, तो 1 साल के अंदर अंदर 23वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के अंदर आपकी अपनी मनपसंद की पिन से शादी हो जाएगी। और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है और मुझ पे यकीन करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं। आप कहेंगे लिख के दीजिए, तो मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। पर्सनल गारंटी देता हूं कि अगर आप सीख लें कि ये सगाई कैसे करनी है तो आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सीख लें कैसे हो सकती है, उसके लिए थोड़ी सी गहराई में चलना पड़ेगा कि सगाई और शादी का मामला क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सगाई का फॉर्मूला आपको दे देता हूं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि पहले आपको करना है फील, फिर करना है बिलीव और उसके बाद करना है विजुअलाइज। फील करते ही आपका कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ में जुड़ जाएगा। बिलीव करते ही आपके पास से ब्रह्मांड के पास में एक मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ भैया आप सगाई हो रही है, मतलब कि शादी पक्की हो गई है। और विजुअलाइज करते ही आपका प्रोसेस, आपका एक्शन आप स्टार्ट कर चुके होंगे। फील, बिलीव, विजुअलाइज, 3 स्टेप का सिंपल सा फॉर्मूला है सगाई का। अब यहां से आगे जो भी हम बातें करेंगे, आपको देखिए ये मान लेना है कि आज मैं आपकी सगाई कराने के लिए ही यहां पर आया हूं। आपको ये मान लेना है कि आप सभी दूल्हा हैं और मैं यहां पर बैठा पंडित हूं। ठीक है, अब मैंने देखा है आजकल के जमाने में लोग पूछते हैं सर पंडित जी आप मंत्र तो पढ़ रहे, बताइए तो सही इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपको पहले सारे मतलब समझा दूंगा, फिर प्रैक्टिकली आपकी सगाई करा दूंगा और ये सगाई आपको रोज करते रहना है जब तक आपकी शादी ना हो जाए। 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी पक्की। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि अब मैं ही पंडित हूं और आपको अपनी सगाई करनी है मेरे साथ, मतलब मेरे गाइडेंस के अंडर। मेरे साथ में नहीं करनी है, अपने मनपसंद की पिन से करनी है। तो देखिए आपको मैंने पहले एक चीज बता दी कि जिस पे विश्वास कर सकते हैं कि हाँ यही है जिससे मेरी सगाई हो गई तो शादी पक्की, उसी से करनी है। क्योंकि अगर आप विजुअलाइज कर पाएंगे तो ही एक्चुअलाइज होगा, बिना विजुअलाइजेशन के एक्चुअलाइज नहीं हो सकता। और करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। पहले विराट कोहली से सुनते हैं कि उनका क्या तरीका है और फिर हम समझेंगे कि इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो विराट कोहली जिन्हें आप जानते हैं कि अभी पिछले एक मैच के अंदर जो बड़ा ही कमाल का मैच हुआ, उनके उसके अंदर कितनी कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, वो विजुअलाइजेशन को कैसे देखते हैं उनसे ही सुनते हैं। How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and you know, that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. And what specifically are you seeing when you're visualizing it? I'm actually seeing smashing that bowler all over the field. So I actually feel that emotion in my heart and I can feel that this is going to happen. And you tune your head or you tune your mind in a way that it's so convincing in your mind that when you're in that situation, your body just takes over because it's already registered in your mind. And when that happens, you feel like, wow, man, this is so powerful. Because if something looks difficult and if you don't convince yourself to go out there and in a place and say, I'll see what happens, that way your chances of succeeding become very, very low. देखिए इन्होंने इतनी सिंपल तरीके से समझाया, इससे सिंपल तरीके से आज तक किसी और ने नहीं समझाया है कि विजुअलाइजेशन इनके लिए कैसे काम कर रहा है। बहुत सिंपल सा तरीका है। इन्होंने कहा कि जब भी मैं बाहर खेलने जाता हूं, एक बेहतरीन बॉलर को देखता हूं कि वो मेरी तरफ बॉल फेंक रहा है, वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ में बेस्ट से बेस्ट बॉल फेंकने की कोशिश कर रहा है। मैं सामने खड़ा हूं, बॉल आती है, मैं उसको मारता हूं और पूरे मैदान में गेंद जाती है और मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। ये अब जब मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूं, चाहे मैं नहा रहा हूं, सो रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मुझे तो यही दिखाई देता है। और इतना मैं इस बात की कल्पना को देख लेता हूं, कल्पना कर लेता हूं कि जब मैं असल में वास्तविकता में स्टेडियम में खड़ा होता हूं, ग्राउंड पे,
तो अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मेरी बॉडी सब कुछ अपने आप ही करने लग जाती है, मेरी बॉडी टेक ओवर कर लेती है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। और आपके साथ में ये होता आया है, आपने सिर्फ आज तक कभी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। देखिए, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये दिल धड़क जाए। बार बार सोच के धड़काते हैं क्या अपने दिल को? कभी सोच सोच के आपने धड़काया नहीं होगा, कभी सोच सोच के आपने सांसें नहीं ली होगी। ये सब कुछ आपकी बॉडी अपने आप कर रही है, क्योंकि पीछे एक शक्ति है जो काम कर रही है। आपने जब पहली बार गाड़ी चलाई होगी तो आपने बहुत सोचा होगा कि अब मुझे क्लच दबाना है, इस गियर में गाड़ी को डालना है, ब्रेक दबा रहा हूँ कि एक्सीलरेटर दबा रहा हूँ, अरे पीछे वाले कांच में देखूं पीछे से कौन आ रहा है, साइड वाले में देखूं इधर से कोई निकल तो नहीं रहा। इतना सब कुछ आपने सोचा, पर आज आपको वो सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारी बॉडी अपने आप कर लेती है। यहां तक कि आपको अगर अपने रास्ते से निकलना हो तो आप पूरे रास्ते से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं, और आपको ये भी पता नहीं चलता कि रास्ते में क्या हुआ। आपका जो मन होता है वो किसी और ही सोच में होता है, पर पूरा रास्ता पार हो जाता है, आप अपने मंजिल पर भी पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी टेक ओवर कर लेती है और सब कुछ अपने आप हो जाता है, क्योंकि पीछे एक शक्ति है जो काम कर रही है। इस शक्ति को हमें समझना है, और इस शक्ति को समझने के लिए पहले हमें अपने मन को समझना होगा कि देखिए, आपके पास में 3 तरह के मन है। एक है जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, एक है अर्ध जागृत मन, सब कॉन्शियस माइंड, और एक है अचेत मन, अनकॉन्शियस माइंड। 3 तरह के मन आपके पास में है, और इसमें से अचेत मन का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ ज्ञान का भंडार है, लाइब्रेरी है। हमें समझना है कि जागृत मन और अर्ध जागृत मन मिलकर क्या काम कर रहे हैं। तो देखिए, जागृत मन वो है जो काम करता है जब आप जाग रहे होते हैं, और अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम कर रहा होता है। अब जागृत मन के पास में सिर्फ 10% की पावर है, और अर्ध जागृत मन के पास में 90% पावर है। अब अफसोस की बात देखिए ये है कि आज तक हम ये तो जानते ही नहीं थे कि हमारे पास में अर्ध जागृत मन भी है। और उससे भी बड़ा अफसोस ये होता है कि जो जागृत मन है और जिसका हम काम कर रहे हैं, जिससे उपयोग में ले रहे हैं, 10% पावर उसके पास में है, पर हम 2 से 3% पावर से ज्यादा आज तक इस्तेमाल नहीं कर पाए। इससे ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये अर्ध जागृत मन आपके लिए काम कैसे करता है, और उसके लिए आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझना होगा कि देखिए, जागृत मन काम करता है जब आप जाग रहे होते हैं, अर्ध जागृत मन काम करता है 24 घंटे। जागृत मन सोचता है, सवाल करता है, सपने देखता है, तर्क करता है। अर्ध जागृत मन कुछ भी नहीं सोचता, कुछ भी नहीं पूछता, वो कोई तर्क नहीं करता, सीधे सपनों को पूरा करता है। आप इस तरह से सोचिए कि अगर आपके पास में कोई नौकर हो और उस नौकर को आप कमांड दे रहे हो कि बेटा ये चीज को पूरा करना है, तो वो कोई सवाल नहीं करेगा, कोई तर्क नहीं करेगा, सिर्फ उसे पूरा करेगा। उसी तरह से जागृत मन एक बॉस की तरह से अर्ध जागृत मन को ऑर्डर दे सकता है, और अर्ध जागृत मन बिना कोई सवाल तर्क किए आपके सपनों को पूरा करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास में पावर भी है। इसीलिए जागृत मन को अलादीन और अर्ध जागृत मन को जीनी कहते हैं। तो अगर हमारा अर्ध जागृत मन हमारे सभी सपनों को पूरा कर सकता है, तो आज तक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 3 रुकावटें आ रही थी। पहला ये कि हमारे मन की शक्तियां इतनी हैं, उसके बारे में हम जानते ही नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं था बहुत पावरफुल सेवक हमारे पास में मौजूद है जो हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो चलिए, आज मैंने आपको ये बता दिया। दूसरी जो रुकावट आ रही थी कि हमें मांगना क्या है, हमें तो यही नहीं पता, तो इसको भी आज हमने दूर कर लिया, क्योंकि हमारी मनपसंद की जो पिन है उसे हम पसंद कर चुके हैं, उससे सगाई करने का हमने फैसला ले लिया है। अब तीसरी रुकावट ये आती है कि अब ये मांगना कैसे है, सगाई करने की प्रक्रिया क्या है। तो वो रुकावट को मैं आज दूर कर देता हूं, पर जब भी मैं ये करूंगा तो आपको कुछ सावधानी रखनी होगी, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। इससे हमारी माइंड पावर की लैंग्वेज में कहते हैं माइंडफुल रहना पड़ेगा, कि आपको अपने नौकर की निगरानी रखनी है कि वो किसी और की बात मानकर आपका नुकसान ना कर दे। अक्सर तो यही होता है बचपन से कि हमारे मन के अंदर कोई एक बात आई कि हम ये करते हैं, और हमने किसी को बताया, उसने कहा अरे ये तू नहीं कर पाएगा, तू ये कर सकता है क्या, तुझसे नहीं पाएगा ये, और उसकी बात हम मान लेते हैं। आप ये सोचिए कि आप कोई बिजनेस आइडिया लेकर
दो लोगों से पूछे, ठीक है, एक मेरे पास में आ जाए, एक किसी और के पास में आ जाए, और मैं आपको कहूं कि ये बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा है, आप तो बड़े कमाल के इसमें बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत पैसा कमाएंगे, और दूसरा आदमी जिसके पास आप जाते हैं वो आपसे कहता है कि ये तो तुझसे नहीं हो पाएगा, आप पहले दूसरे वाले की बात सुनेंगे, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग उसी तरीके से हुई है जिसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं, कि हमारे पूरे दिन के अंदर अगर 100 अच्छी चीजें हुई पर रात में सोने के पहले एक बुरी चीज हो गई तो हम कहेंगे हमारा तो पूरा दिन ही खराब गया। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले मेंटल एटीट्यूड बनाना होगा और अपने सेवक को, आपके अंदर जो नौकर मौजूद है, उस तक एक अच्छी बात ही पहुंचानी है, पॉजिटिव बात ही पहुंचानी है। देखिए मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि जब मैं सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था तो एक ज्योतिषी ने आके मुझसे कहा कि बेटा तुम पहली बार में पास नहीं हो पाओगे, तुम्हारा एक ग्रुप तो अटक ही जाएगा। तो मैंने कहा सर अब तो आपकी ज्योतिषी एक तरफ और मेरी पढ़ाई एक तरफ, अब तो चैलेंज है, अब तो मैं पहली बार में पास होके दिखाऊंगा। पहली बार में पास ही नहीं हो गया, मैं अपनी सिटी का टॉपर भी बन गया। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे अर्ध जागृत मन तक, यानी कि मेरे नौकर तक मैंने सही कमांड भेजा था, किसी और की बात सुनकर मैंने अपना नुकसान नहीं किया। तो यह निगरानी आपको हमेशा हर वक्त रखनी है, चौकन्ने रहना है कि आपके अंदर में कैसी बातें जा रही है। जब आप कुछ देख रहे हैं तो आप कैसी बातें देख रहे हैं। इस पे ब्रह्मा कुमारी, इसकी जो शिवानी बहन है, वो कहती है कि मैं इतना सावधान रहती हूँ कि मेरे अंदर में कोई क्या कह रहा है मैं अंदर लेती नहीं हूँ, कान के पर्दे बंद हो जाते हैं मेरी आंखें ही बंद हो जाती है, मैं देखती नहीं हूँ बुरी बातें। आपको भी वैसे ही बनना है, अपने अर्ध जागृत मन तक सही बातें ही पहुंचानी है। और अब देखिए, क्योंकि आपको अपने अर्ध जागृत मन की प्रोग्रामिंग करनी है तो इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जो आपका जागृत मन है वो एक प्रोग्रामर है, और जो अर्ध जागृत मन है वो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की तरह से है जिसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। पर कैसे करना है उसके लिए आपको अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। बहुत जल्दी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये अवस्था काम करती है, कैसे भाषा काम करती है। देखिए मन की 4 अवस्थाएं होती है, एक होता है जागृत अवस्था, एक होती है अर्ध जागृत अवस्था, तीसरी होती है स्लीप और चौथी होती है अनकॉन्शियस स्टेट। इसमें से जो अर्ध जागृत अवस्था है, जिसे साइंस में अल्फा स्टेट कहते हैं, वो हमारे काम की है। यह अल्फा स्टेट में जाकर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अपने अंदर छिपे हुए महामानव से, यानी कि हमारे अंदर के नौकर से, अर्ध जागृत मन से। और आप हर दिन प्रैक्टिकली एक बार तो अल्फा स्टेट में जाते ही हैं। इसीलिए कहते हैं, आपने सुना होगा ना कि पूरे दिन में एक बार तो हमारी जुबान पे सरस्वती विराजती है। तो इसलिए वही कहिए, क्योंकि जो भी कहेंगे वो पूरा हो सकता है। तो वही कहिए जो आप पूरा कराना चाहते हैं। सुना है ना आपने बचपन से आज तक। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि आप दिन में एक बार तो अल्फा में जाते ही जाते हैं। और कब जाते हैं? सोने के पहले। जब आप सोने जा रहे होते हैं तो ऐसा होता है ना कि हम नींद में भी हैं पर अभी नींद आई भी नहीं है, आधी नींद कहते हैं, कच्ची नींद कहते हैं कुछ लोग इसे। तब आप अल्फा स्टेट में ही होते हैं। तो क्या हमें रुकना पड़ेगा कि अब मैं सोने जाऊंगा तब अल्फा स्टेट में जाऊंगा तब काम करूंगा? हर बार क्या मुझे सोना पड़ेगा अल्फा स्टेट में जाने के पहले? बिल्कुल भी नहीं। एक सिंपल सा तरीका है कि अल्फा स्टेट में कैसे जाना है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसको यूज करके आप जब चाहे तब अल्फा स्टेट में जा सकते हैं। पर जाके करना क्या? देखिए, आपको जाकर 5 भाषाओं का उपयोग करना पड़ेगा। पहला है पावर ऑफ इंटेंशन, यानी कि एक मजबूत इरादा अपने लिए चुन लीजिए। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अपने लिए एक रोल मॉडल को चुन लीजिए। तीसरा है विजुअलाइजेशन, यानी कि अपने मनोचित्रण का विज्ञान, यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो कल्पना शक्ति को इतनी मजबूत कर लें कि जो भी कल्पना में आएगा वो पूरा हो जाएगा। चौथा है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी कि हमें संदेश कहना या लिखकर प्रकृति तक भेजना। आप एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि नरेंद्र मोदी जी एक नारा देते हैं अब की बार, और आप कहते हो मोदी सरकार? अब की बार मोदी सरकार के नारे को तो यूज करते ही करते हैं, भले ही विरोध करने के लिए कर रहे हो। होता है ना, ये नारा एक साधारण सा वाक्य जो नारा है, और वो नारा कैसे धीरे 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 काम करके एक मंत्र बन जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे कहने लग जाते हैं। एक नारा मंत्र बन सकता है, एक वाक्य मंत्र बन सकता है। आप जितनी बार कहेंगे उसमें शक्तियां आती रहेगी। ये पावर ऑफ अफर्मेशन है। मोदी जी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो उसको यूज करके पूरी सत्ता पलट देते हैं। तो हम भी इसका उपयोग में ले सकते हैं। और इन सब के साथ में एक आखिरी जो भाषा होती है वो है फीलिंग की भाषा।
देखिए, आप सब्जी के अंदर सारे मसाले डाल दें, हल्दी, मिर्ची, धनिया, सब कुछ परिपूर्ण मात्रा में डाल दें, पर अगर नमक नहीं डालें तो मजा नहीं आएगा, तो फिर टेस्ट नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। ये फीलिंग बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि आप सब कुछ यूज करें तो साथ में फीलिंग को यूज करना जरूरी है। फीलिंग से ही कनेक्शन बनता है। अब इसे अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा तो एक बड़ा मजबूत इरादा खुद के लिए बना लीजिए कि मुझे तो डायमंड बनना है, मैं तो डायमंड बन रहा हूं, और अपने लिए रोल मॉडल चुन लीजिए। जो भी डायमंड मौजूद है उन्हें अपना रोल मॉडल बना लीजिए। उसके बाद में आप विजुअलाइज करने लग जाइए कि आप डायमंड है, तो डायमंड है उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग आनी चाहिए ना। आप एक बात बताइए कि जब आपको ऐसी फीलिंग आ जाए कि अब तो मैं डायमंड हूं, तो क्या आपके काम करने का तरीका नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। इस पे मुझे एक स्टोरी याद आती है कि एक बहुत महान व्यक्ति थे अमेरिका के, जिन्होंने पहले एक एग्जाम होती है वहां पर SAT SAT, 5 साल लगातार वो एग्जाम दी। 1600 नंबर का पेपर होता है, नंबर आ रहे थे 700 800, एक अच्छा कॉलेज मिल नहीं रहा था। एक साल अचानक से उनको 1480 नंबर आ गए 1600 में से, तो एक बढ़िया कॉलेज मिल गया। कॉलेज में गए तो वहां पर इतनी बढ़िया पढ़ाई करी कि सारे एग्जाम टॉप कर दिए। उसके बाद में एक बहुत बढ़िया कंपनी बना ली मैगजीन पब्लिश करने की, और बहुत सफल व्यक्ति बने अपने जीवन में। बाद में जाकर उनको एक ईमेल मिला जो SAT SAT वालों से आया था। वो कहते हैं कि सर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनका नंबर हमने गलत भेज दिया था। आपके 1480 नहीं 840 नंबर थे। तो अगर 840 नंबर वाला व्यक्ति यूनिवर्सिटी में जा सकता है, जाने तक तो 1480 ने काम किया, पर वहां पर जाके उसने सारे एग्जाम में टॉप कैसे किया, उसके बाद में इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 1480 वाली फीलिंग में आ गया था, वो उस एटीट्यूड में आ गया था। तो जब आप विजुअलाइज करते हैं तो उस एटीट्यूड में आ जाइए कि मैं तो डायमंड हूं, तो डायमंड की तरह से काम करना शुरू कर देंगे आप, तो आपको डायमंड बनने से कौन रोक सकता है? फिर अफर्मेशन लिखना शुरू कर दीजिए, कहना शुरू कर दीजिए, प्रकृति तक संदेश भेजिए कि मैं डायमंड बन रहा हूं, और इसकी फीलिंग ले आइए तो वो काम करना आपके लिए शुरू कर दे। अब देखिए, अल्फा स्टेट में कैसे जाना है, वहां जाके क्या काम करना है, मैंने आपको बताया। अब प्रैक्टिकली आपको भेजने का समय आ गया। कुछ बातें करके आपको प्रैक्टिकली भेजने वाला हूं। आज तक हम विजुअलाइजेशन करते हैं, पर बाय डिफॉल्ट होता है। किसी की बातें सुनी तो विजुअलाइजेशन हुआ, हमने किसी की बातें सुनी तो हुआ, हमने सोचा तो भी हो गया, कुछ देखा तो भी हो गया। कुछ लोग बड़ी बड़ी फेंकते हैं, ऊंची ऊंची फेंकते हैं, ऊंची ऊंची फेंकने में भी उनका विजुअलाइजेशन हो जाता है। देखिए, मेरी एक दोस्त है जिसके एक अंकल बॉम्बे में रहते हैं। सालों पहले जब उनकी नौकरी लगी ही थी, तब कहते थे एक बिल्डिंग को देख के कि अपने दोस्त से कहते थे यहाँ पर मेरा एक घर होगा, इसमें एक फ्लैट होगा इस बिल्डिंग में। आज वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं, एक फ्लैट में। ऐसा कैसे हो पाया? अक्षय कुमार जिस बंगले के सामने खड़े होकर अपनी पहली फोटो शूट कराते हैं, आज उसी बंगले में रहते हैं। ऐसा कैसे हो पाया? क्योंकि विजुअलाइजेशन काम कर रहा है। हम आज तक अनजाने में करते आ रहे थे, उसके रिजल्ट भी अनजान आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे जिसे हम चाहते नहीं है। तो हमें विजुअलाइजेशन बाय डिजाइन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट से काम नहीं चलेगा, बाय डिजाइन विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। इसलिए जब आप इस बार एनिवर्सरी में जाएंगे तो आपको जाने से पहले ये स्टेडियम दिखाई देना चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि इतना विशाल स्टेडियम होगा जहां पर मैं मौजूद हूं। आपको अभी इसकी फीलिंग नहीं आ रही है। फीलिंग कैसा आएगी? जब यहाँ पर माहौल बनेगा। माहौल बना दूं? माहौल बना दूं क्या? देखिए, यहां पर अगर लोग आ जाए तो पूरा माहौल बन जाएगा। अब पूरा माहौल ही बदल गया स्टेडियम का। पहले तो खाली खाली दिखाया था, अब सोचिए इतने लोग यहाँ पर मौजूद होंगे तो कैसी फीलिंग आएगी। अब आप सोचिए कि आपको अगर स्टेज पर बुलाया जाए, वहां पर आपका सम्मान करने के लिए, तो फीलिंग कैसी चेंज हो जाएगी। अभी मुझे कुछ सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिला, वहां पर भी मेरी विजुअलाइजेशन की ट्रेनिंग हुई थी, पर मैंने एक बहुत कमाल की चीज वहां पर ऑब्जर्व करी। मैं बैठा था, कुछ लोगों को स्टेज पर बुलाया जा रहा था क्योंकि उनका सम्मान होना था, तो बाकी पूरे समय वो एकदम ऑर्डिनरी, एकदम आम व्यक्ति थे, एकदम साधारण। पर जैसे ही स्टेज से इनविटेशन आया कि सर आ जाइए, उनके चलने का तरीका ही बदल गया, पूरा ढंग ही बदल गया। कोट के बटन खुल गए, जेब में हाथ चले गए, आंखों पे चश्मा आ गया, बालों से हाथ फिर गया, मतलब कुछ अलग ही उनके अंदर आ गया था। एक फीलिंग आ गई थी जो स्टेज पे आते वक्त उनके अंदर एक बदलाव लेके आ गई, एक विजेता उनको बना दिया। और इसके लिए हमें विजेता बन के ही जाना है। BC सर कहते हैं ना कि खाली हाथ नहीं जाना है, खाली हाथ नहीं आना है। छोटी से छोटी सफलता को आप पूरा करके जाइए, पर विजेता बनकर जाइए।
आपको वो विजेता वाले भाव के लिए विजेता बनकर ही जाना है। विजेता बनकर जाएंगे तो आप जब स्टेज पर जाएंगे, एक सम्मान होगा तो अंदर की फीलिंग अलग ही हो जाएगी। अब देखिए ये सब कुछ आपको करते रहना है। ये सब कुछ विजुअलाइजेशन जब होगा तो आपको देखना है, ये सब देखना है कि कैसे आपके लिए काम करेगा। अब हम अंदर की दुनिया में जाने वाले हैं और अंदर जो हमारे महामानव छिपा हुआ है उसको काम पे लगाने वाले हैं। मतलब कि अब साधारण भाषा में, मैं अब पंडित हूं, आप सारे दूल्हे हैं, आपकी सगाई होने वाली है और मैं अब मंत्र का उच्चारण करने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल विधि जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे करते जाना है। आप ये मान लीजिए अगले 10 मिनट के लिए आप अपने आप को मुझे सौंप रहे हैं और मैं आपकी सगाई करा रहा हूं। अगले 10 मिनट के लिए आप अपने आप को सौंप दीजिए और रिलैक्सेशन करके हम अब ये वाकई में सगाई करने वाले हैं। उसके लिए अगर आपने चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दें। अगर आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से ज्वाइन हुए हैं तो अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए, मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। और अगर आप मोबाइल से ज्वाइन हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथों से किसी भी चीज को हटा दीजिए, अपने हाथों को अपने पैरों पर रख दीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।
हमारे शरीर के बोझ को उठाए रखते हैं, उनमें से सारा तनाव अब गायब हो रहा है। ये चमत्कारी रोशनी हमारे पूरे शरीर को अंदर से प्रकाशित करके हमारे अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। कल्पना कीजिए उस पल की जिस पल में आप अपने जीवन में बेहद खुश थे, जिस पल में आप मुस्कुरा रहे थे, वो खुशी जो उस पल में जितनी मिली थी, हम चाहते थे कि ये पल वहीं थम जाए, हम उसी पल में रह जाएं। उस पल को अपने सामने ऐसे घटाइए जैसे कि वो आज अभी आपके सामने घट रहा हो। उस पल के आनंद को, उस खुशी को अपने अंदर में महसूस कीजिए और उस मुस्कुराहट को अपने चेहरे तक आने दीजिए। प्रकृति तक संदेश भेज दीजिए कि आप बहुत खुश हैं। अब कल्पना कीजिए कि जब आप उस स्टेडियम में जाएंगे, 25,000 लोग वहां पर मौजूद होंगे और उनके बीच आप अपने सीट नाम पुकारा जाएगा, आपको स्टेज पर आमंत्रित किया जाएगा, तो आपके अंदर में जो चल रही भावना होगी वो बिल्कुल बदल जाएगी। आपके चलने का तरीका बदल जाएगा। आप महसूस करेंगे कि जब मैं आया था तो मैं कुछ और था, पर इस पल में मैं कुछ और ही बन गया हूं। कल्पना कीजिए कि जब आप उस स्टेज पर पहुंचेंगे, स्टेज पर जाने के रास्ते में पूरी दौरान 25,000 लोग सिर्फ आपका ही नाम पुकार रहे होंगे। पूरे स्टेडियम के अंदर आपके ही नाम की गूंज होगी, तालियों की गड़गड़ाहट होगी। तभी लोग अपने फोन को निकालकर, टॉर्च को जलाकर पूरे स्टेडियम को जगमगा देंगे सिर्फ आपके स्वागत। जब आप स्टेज पर पहुंचेंगे, माइक को हाथ में लेंगे, तो पूरा स्टेडियम अचानक से शांत हो जाएगा, क्योंकि वो आपको सुनने के लिए बेकरार है। जब आप अपनी बात कहेंगे तो बैठे सभी लोगों को सुकून मिलेगा, उनमें एक नया जोश आएगा, उत्साह आएगा। वो एक बार फिर आपका ही नाम पुकार रहे होंगे और पूरे स्टेडियम में आपकी नाम की गूंज होगी। स्टेडियम के अंदर मौजूद सारे कैमरे आपके ही चेहरे पर फोकस किए होंगे। हर कोई आपके साथ फोटो खिंचाना चाहेगा। इस कल्पना को महसूस करते हुए अपने आप से कहिए, अब जो मैं देख रहा हूं वो मेरे जीवन में घट रहा है, वो मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। जो भी मैं देख रहा हूं वो ही सत्य है। इस खुशी को महसूस करते हुए धीरे धीरे जब आप अपने समय के अनुसार इस अवस्था से बाहर आना चाहें, तो अपनी हथेलियों को मसलते हुए इसकी गर्माहट को अपनी आंखों पर रखकर जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको कुछ चीजें धुंधली धुंधली सी दिखाई देगी, पर जब आप अंदर गए होंगे वहां पे सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आज आपकी सगाई हो गई है। और सगाई हो गई अपनी मनपसंद की पिन से तो शादी पक्की। इसीलिए 3 स्टेप का फॉर्मूला है, फील, बिलीव और विजुअलाइज। और जब आप ये करेंगे तो आपको ये यकीन रखना है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है,
क्योंकि लॉ ऑफ टू क्रिएशन आपके लिए काम कर रहा है। ये क्रिएटिव प्रोसेस हम कर रहे हैं तो एक्चुअल क्रिएशन हो रहा है। 100% रिजल्ट हमारे लिए आ रहे हैं, हमारे लिए अब सब कुछ मुमकिन है, और जो भी मैं देख रहा हूं वो सब कुछ एकदम सच है। और जब आप ये करेंगे, क्योंकि आज तो हम मीटिंग में कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ चुनौतियां आई हो, आप इतने कंफर्टेबल ना हो अपनी सीट पर, तो जब भी आप ये करेंगे तो आपको एक कंफर्टेबल जगह पे करना है। पर जब ये करेंगे तो किसी तरह का लॉजिक नहीं लाना है, कोई डाउट नहीं लाना है, कोई सवाल नहीं करना है, क्योंकि वो आपके जागृत मन का काम है और उसके पास में सिर्फ 10% पावर है। 90% पावर अर्ध जागृत मन के पास में है, और वो लॉजिक पे काम नहीं करता, वो मैजिक पे काम करता है। नो लॉजिक, ओनली मैजिक। और देखिए, चमत्कार उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं। जो यकीन नहीं करता उसकी जिंदगी में चमत्कार हो ही नहीं सकते। तो किसी तरह का लॉजिक नहीं आने देना है। नो लॉजिक, ओनली मैजिक। नो लॉजिक, ओनली मैजिक। नो लॉजिक, ओनली मैजिक। और अगर आप ये कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि ये एक आरामदायक जगह पर आरामदायक समय में करें, ताकि आपके बाहर का वातावरण एकदम शांत हो, ताकि आपके अंदर का वातावरण भी एकदम शांत हो जाए। एक पूरी श्रद्धा, पूरे बिलीफ के साथ में ये करना है, पॉजिटिव इमोशन के साथ में करना है, और अंत में आखिरी स्टेप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड लेके आना है। आपको आभारी महसूस करना है, आभार व्यक्त करना है, प्रकृति का, परमात्मा का, परिवार का, साथी का, टीम का, अपलाइन का, गुरु का, हर उस व्यक्ति का, हर उस तिथि का जो आज आपको यहां पर लेके आया है। और वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ में आपको ये स्टेप कंप्लीट करना है, तो आपकी सगाई पूरी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप ये बखूबी ढंग से करना सीख जाए, अगर आप पूरी तरह से करना सीख जाए, तो मेरी पर्सनल गारंटी है कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी आपकी मनपसंद की पिन से पूरी पक्की है। ये मेरी गारंटी है, इसलिए याद रखिएगा। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन 23वां जब होगा तो आपकी वहां पर शादी हो रही होगी, 25,000 बाराती मौजूद होंगे और आप दूल्हा होंगे। और अगर आपको ये केमिस्ट्री समझ में आ गई तो आपको हिस्ट्री बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, इतनी इत्मीनान से मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ बीसी सर को, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन आपके बीच में रखना चाहते हैं। तो बिना किसी रुकावट के सर हमारे बीच में मौजूद हो रहे हैं, और मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे साथ में ही है। सर प्लीज आइए। थैंक यू सर, थैंक यू विजय जी। थैंक यू सर। प्रणाम गुरुदेव। कैसा फील कर रहे हैं सर? बहुत शानदार फील कर रहे हैं। और अभी जैसा टाइम डायमंड की फीलिंग आई कि नहीं आई है? बिल्कुल सर, सभी लोगों को आई, जितने भी लोग हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी साथियों को यही खुशखबरी देना चाहता हूँ कि